बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92@8। मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ का सबसे इंतज़ार था और शिद्दत से इंतज़ार था वो था IMF का एग्रीमेंट। हमें किसी को ये नवीद सुनने के लिए कान तरस गए थे कि IMF के साथ एग्रीमेंट कब होगा और पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा होगा। IMF के साथ जो हमारा $3 अरब के हवाले से मुआहिदा, स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है और ये पैसे हमें 9 माह की मुद्दत के दौरान मिलेंगे। क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे थे या डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से, वो ख़तरात टल गए हैं? क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जो मईशत है, हमारी इकॉनमी है, वो बेहतरी की जानिब अब गामज़न हो जाएगी? क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि वाकई जश्न मनाने का वक्त आ गया है, या फिर कमज़ोर तबका जिसकी एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर, तनख्वाहदार तबका जिसकी बहुत बड़ी तादाद है, क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि उस तबके को रिलीफ मिलने का वक्त आ चुका है? IMF के मुआहदे से कितना हमें खुश होना चाहिए या इसमें परेशानी की कितनी गुंजाइश मौजूद है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। मैं उनका तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। इसके अलावा इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं आबिद सलेरी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आबिद सलेरी साहब, थैंक यू सो मच आपके भी वक्त के लिए। और मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब से मैं शुरू करूंगी। डॉक्टर साहब, एक हमारा तबका है जिसके अंदर इस वक्त खुशी की लहर है कि फाइनली जिस एग्रीमेंट की हमें ज़रूरत थी वो हो गया, और शायद ही पाकिस्तान की तवक्कुआत से ज़्यादा पैसे हैं जो उन्हें ऑफ़र किए गए हैं या मिलेंगे आइंदा 1.5-2 महीनों के अंदर। आप समझते हैं कि वाकई जश्न मनाने का वक्त आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवत, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन योर प्रोग्राम। सबको ईद मुबारक। मैं आई थिंक वो वाहिद इंसान हूँ जो पिछले 12-14 महीने से कह रहा है कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फ़रार नहीं है। मैं आज भी ये रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फ़रार नहीं है। बट असल में हुआ क्या है, पाकिस्तान ने अपना 21 प्रोग्राम करके ये दिखाया है कि हम 21 के 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़ दिया। हमने फिर ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़ दिया। 22 प्रोग्राम टोटल किए हैं, 13-16 के अलावा कभी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान को तो राह फ़रार नहीं था IMF से, तो आपको एक 23वें प्रोग्राम में जाना पड़ा। दिस बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इज़ एनी गुड न्यूज़ फॉर एनीवन। ये याद रखिए कि IMF एक ICU का डॉक्टर है। सो इसका मतलब यह है कि आपकी इकॉनमी ICU में खड़ी है। 23 बार जा चुकी है, 21 बार वो प्रोग्राम भी नहीं कंप्लीट कर पाती, एक बार कंप्लीट किया। पर फिर साथ में ये जब कहता हूँ कि पाकिस्तान को IMF से आज राह फ़रार नहीं है, उसका मतलब ये है कि एक इकॉनमी $4 अरब के रिज़र्व्स पे खड़ी है, एक इकॉनमी जिस पे 30% इन्फ्लेशन एवरेज करेगी, तकरीबन नियर 0% ग्रोथ है। पाकिस्तान जिसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्लो हो रही हों, जिसकी रेमिटेंसेस गिर रही हों, आपके पास और क्या चारा है कि आप IMF के पास ना जाएं? आपके सब दोस्तों जिनसे आप पैसे मांगने गए, उन्होंने कहा कि IMF के साथ मुआहिदा कीजिए। सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने, मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम पे खड़े होकर कहा कि आप इस्लाहात कीजिए। जो उनके साथ हमारा प्रोग्राम, उन्होंने लिखा कि आप IMF के साथ रहें। चाइना के अलावा किसी ने आपको बैक स्टॉप नहीं किया। अगर चाइना ये ना करता तो आई थिंक पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत अनटेनेबल लेवल पे होते, बड़े अनकम्फर्टेबल लेवल पे होते। ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। सो इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि प्रोग्राम तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट एक $3 अरब का नया प्रोग्राम मिल गया। अब ये भी लोग समझ नहीं रहे, बिकॉज IMF पाकिस्तान में, आई एम सॉरी, कोई समझता ही नहीं है। मैं ये यहाँ तक अब कहने को तैयार हूँ, वरना आप 21 प्रोग्राम जो हैं वो इनकम्प्लीट छोड़ के ना निकलते। अब खड़े कहाँ हैं? अब आपको एक तो 12 जुलाई तक कुछ चीज़ें करनी है, वो करेंगे तो बोर्ड की अप्रूवल होगी, वो चीज़ें आपको दिखाई दे देंगी। ईद का दिन है, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब पीपल। चलें, वो आप कर लें। उसके बाद फिर आपको रिव्यूज़ करने हैं, आपको एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाना है इस प्रोग्राम को भी कंप्लीट करने का। बट अगर हम ये कर लेते हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जैसे बहुत सी और चीज़ों का नहीं है, इसका भी नहीं है। और ये आप उस शख्स से सुन रहे हैं जिसने 13-16 का जो प्रोग्राम है उस कोर टीम में एंकर किया है, जो पाकिस्तान ने वाहिद प्रोग्राम इन इट्स हिस्ट्री एवर कंप्लीट किया है। सो प्लीज़ एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाइए जिसके तहत ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा। अब अगर आप इन द नियर टर्म क्या होने वाला है, द गुड न्यूज़ इज़ कि जब ये $1 अरब आ जाएगा, जो कि मुझे कभी उम्मीद है 12 को बोर्ड होगा, 13-14 को ये पैसे पाकिस्तान को आ जाने चाहिए।
3 अरब डॉलर फ्रेंडली कंट्री से आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि 1 अरब डॉलर के करीब 750 मिलियन एग्जैक्टली आपको फ्रेंडली कंट्रीज़ के अलावा मल्टीलैटरल का एक प्रोग्राम फाइनेंस आ जाएगा। कुछ पैसे प्रोजेक्ट मनी के आ जाएंगे। रिजर्व्स 4 अरब डॉलर से बिल्ड होना शुरू होंगे। इस वक्त भी मैं देख रहा था पाकिस्तान का बॉन्ड जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, लोगों ने उसको बाय किया है। इस वक्त पाकिस्तान की परसों स्टॉक मार्केट अच्छी खुलना जा रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान का एक ट्रेड होता है ETF, वो काफ़ी 3-4% बढ़ा हुआ आ रहा है MSCI में, क्योंकि पाकिस्तान बंद रहा है बट वहाँ पे ये एक बढ़ा हुआ आ रहा है। दैट्स गुड न्यूज़। रुपया जो है उसकी कदर भी जो है आई थिंक कंफर्टेबल हो जाएगी। ये जो प्रेशर है वो टूट जाएगा। इससे कुछ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होगी, बट आई थिंक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के जो फैक्टर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेड फैक्टर्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस और आपने कल डीजल में भी देख लिया, इन तीनों की कीमतों में थोड़ा सा रद्दोबदल करना पड़ेगा, विच विल बी लिटिल अनकंफर्टेबल। ये इस वक्त क्लियर पोजीशन है पाकिस्तान की। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो थोड़ा बहुत रद्दोबदल होता है ये अवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। हमें इस हकीकत को भी तस्लीम करना चाहिए। शायद हम लोगों के लिए बड़ा थोड़ा सा रद्दोबदल होता है, मगर अवाम की जेबों पर ये बहुत ज़्यादा भारी साबित होता है। आबिद सलेर साहब की तरफ में जाऊँगे। आबिद सलेर साहब, जिस तरह से डॉक्टर खकान साहब ने बात की कि जुलाई के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक इजलास होने जा रहा है, आपको लगता है कि इस इजलास के अंदर भी कुछ और सख्त शराइत हमें देखने को मिलेंगी और उनके ऊपर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अजलास से पहले होंगी, और ये बेसिकली शराइत नहीं होती, ये कमिटमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान ने कर रखी हैं IMF के साथ अपने मौजूदा प्रोग्राम में, जो कि आज ख़त्म हो गया 30 जून को। अब जो नया प्रोग्राम होता है उसमें IMF के असूल ये है कि आप पिछले प्रोग्राम में वो तमाम चीज़ें जो पूरी नहीं कर सके वो नए प्रोग्राम के शुरू से पहले करना होती है। तो उसी को देखते हुए अगले 10-12 दिनों में पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जैसे पिछला ईद से एक हफ्ता पहले हमने देखे स्टेट बैंक ने फौरी तौर पे एक सर्कुलर निकाल दिया, इंपोर्ट पे से पाबंदियाँ उठा ली। पूरा बजट जो था पाकिस्तान का वो रिवाइज हो गया पास होने से पहले, और इसी तरह से और बहुत से वहाँ पे चीज़ें जो थी, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया। तो अभी कुछ मज़ीद स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तान को लेने होंगे, लेकिन जो बड़े मेजर स्टेप्स थे वो तो लिए जा चुके। कल डीजल की कीमत में भी इजाफा हो गया, लिहाजा PDR वाला जो था 55 रुपये करना, वो चीज़ भी अब पूरी हो गई। तो चंद मज़ीद कमिटमेंट्स होंगी जो कि पाकिस्तान को पूरी करनी है, और वो करने के बाद पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में आएगा कि बोर्ड में उसका एक स्ट्रॉन्ग केस जो है वो प्रेजेंट हो सके। लेकिन मैं कोई बहुत मेजर हिच उसमें नहीं देख रहा हूँ। आई होप के बोर्ड में ये पाकिस्तान का लोन जो है ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट से अप्रूव हो रहा होगा, और पाकिस्तान के लिए जो एक जैसे मलिक बोस्तान साहब प्रोग्राम के शुरू में फरमा रहे थे शुरू होने से पहले कि वेंटिलेटर से ये ऑक्सीजन पे आ गया, तो कम से कम वो क्रिटिकल सिचुएशन से पाकिस्तान जो है इस वक्त बाहर आ जाएगा। गो कि इसका असर जो है वो महंगाई पे पड़ेगा, लोगों को महंगाई जो है वो बर्दाश्त करना होगी। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर ये प्रोग्राम ना आता तो रुपए की कदर जिस तेज़ी के साथ नीचे जा रही थी और जो उसमें एक वॉलेटिलिटी थी वो शायद लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को वैसे ही उतना ही मुतासर कर देती जितना कि इस महंगाई ने मुतासर करना है। तो लोगों के लिए काम चाहे आप दाएं हाथ से पकड़ें या सर से घुमा के पकड़ें, वो एक ही चीज़ है, उनको तो इफेक्ट होना था। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है पाकिस्तान के वो इस डील के नतीजे में बेहतर हो जाएंगे। सही है, ठीक है, लेकिन अभी ये भी देखना बाकी होगा कि इसके असरात किस तरह से और कितने गहरे अवाम के ऊपर हो सकते हैं। जिस तरह से मलिक बोस्तान साहब के हवाले से बात चल रही थी, मलिक बोस्तान साहब मुझे ये बताएगा, हमारा सबसे पहला जो फोकस होता है वो हमारी मार्केट होती है। मार्केट इस एग्रीमेंट को किस तरह से वेलकम कर रही है? मार्केट को जो ही खबर मिली कि एग्रीमेंट होने वाला है, ने पहले ही अपनी हिम्मत पकड़ ली और डॉलर का रेट जो प्री मार्केट में 315 से कम होकर आपने देखा 209 पे आ गया था आखिरी दिनों में। और आज जो अलग मार्केटें क्लोज हैं उसके बावजूद भी जो एक दुकान जगह खुली है, जैसे एयरपोर्ट खुले हैं या किसी कुछ जगहों पे खुली भी है, तो वो भी आज डॉलर का रेट 5 रुपये गिरा क्लोजिंग से पहले की निस्बत। लोग बेचने ज्यादा आ रहे हैं, खरीदने वाले तो जाहिर है कोई है ही नहीं, रहेगी तो बहुत कम है जो एयरपोर्ट से जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला ने हज के मौके पे, रसीद के मौके पे पाकिस्तान के लिए बड़ी ये हाजियों की जो दुआएं थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुल्क के लिए दुआएं करें, अल्लाह ने कबूल की और ये IMF ने ये मायदा एक्सेप्ट कर लिया स्टाफ लेवल का। और मैं समझता हूँ शबाज शरीफ को उसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने दिन रात, मैंने खास तौर पेरिस में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत
सरबराह मुल्क से, जिससे जो हमारी हेल्प कर सकते उनसे इंटरव्यू की दरख्वास्त की और हर दरवाज़ा खटखाया। आखिर उनके मुसलसल खटखटाहट से जो दरवाजे खुल गए और ये जो है फॉरेन एक्सचेंज का जो दरवाज़ा खुलेगा तो पाकिस्तान को और $1 अरब मिल जाएंगे। वर्ल्ड बैंक में, एशिया बैंक में, इस्लामी बैंक में रोके हुए थे, दोस्त ममालिक से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा अहमियत रखता था। जैसे उन्होंने फरमाया कि हम तो 1 अरब 10 करोड़ की उम्मीद रखते थे, $3 अरब जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मिल गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मलिक बोस्तान साहब, मलिक बोस्तान ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम इसको समझते हैं कि जी पैसा आना शुरू हो जाएगा, दोस्त ममालिक पैसा देना शुरू कर देंगे, मगर पैसा आ जाने में और मिल जाने में अभी वक्त बाकी है। तकरीबन 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे अभी ये पैसा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अच्छी खबर आने के बाद मार्केट फ्लो कर जाती है, या इतने दिन तक मार्केट स्टे कर लेगी, स्टेबल रहेगी इसी एक खबर के पीछे जब तक पैसा नहीं आ जाता? देखो जी, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं मार्केट को, वो तो अपनी सेलिंग पहले ही मैंने बता रहे शुरू कर दी। और पहली दफा इंटर बैंक और फ्री मार्केट का जो फर्क था 35 रुपए से कम हो गया। इंटर बैंक आज ज्यादा है और फ्री मार्केट का रेट कम है। तो यही हमारी कामयाबी है। ब्लैक मार्केट, हवाला मार्केट खत्म हो गई है और हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया। 6,000 कंटेनर सी पोर्ट पे खड़े थे, उनको इंटर बैंक से पेमेंट देने का डिसीजन किया। जिस दिन की ये डिसीजन हुआ उस दिन के बाद ही ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट खत्म हो गई। क्यों? आप उन्होंने पाबंदी लगा दी, आप उससे नहीं खरीद सकते। दूसरा, हुकूमत ने जो अभी ऑयल डिपो स्टोरेज की फैसिलिटी दी है प्रोड्यूसर, ऑयल प्रोड्यूसर की, वो बहुत अच्छी ये फैसला है। इसको इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है तो पाकिस्तान पे जो सबसे बोझ है वो एनर्जी का, गैस का और पेट्रोलियम का, जो तकरीबन $3 अरब है, चाहे वो आप इंटर बैंक से मंगवाएं या स्मगलिंग करके मंगवाएं। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। और दूसरा फैसला जो हुकूमत ने राहदारी देने का फैसला किया, अज़रबैजान की गैस से बहुत सस्ती है, पाकिस्तान खुद भी उसकी पाइपलाइन बिछा रहा है और यूरोप को भी देने की तैयारी हो रही है। तो ये ऐसे फैसले हैं जो पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकते हैं और पाकिस्तान अपने पॉकेट हो सकता है। इसी तरह स्पेशल जो कौंसिल बनाई गई है इकनॉमिक की, और उसमें $112 अरब दोस्त ममालिक से आने हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो फौज ने उसकी गारंटी ली है और अम्ब्रेला दी है कि हम इसको 1 मिनट ऑपरेशन करके इसको नहीं बनाएंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान को एक मौका दिया अल्लाह ने, और इससे हम अगर फायदा अब भी नहीं उठाएंगे तो फिर कभी नहीं उठा सकते। ये इससे हमने फायदा उठाना है। सी पैक फेज 2 शुरू होने वाला है, उसमें चैनल जो है आपने उसको हसन इकबाल को जो है सी पैक हीरो दिया है, तो इतने बड़े सेटिस्फाई है, जो जितने नाराज थे इतने सेटिस्फाई है, बड़े खुश हैं। तो ये अगर दूसरा भी सी पैक सुबह $60 अरब का शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान काफी हद से अपने क्राइसिस से निकलेगा, और बल्कि इसकी जीडीपी भी बढ़ेगी और पाकिस्तान की रुपया, रिजर्व, हर चीज मजबूत होगी। सही है। जिस काउंसिल की तरफ आप इशारा करें डॉक्टर खाकान साहब, इस काउंसिल के जो मईशत बहाली का प्लान लेके आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इस काउंसिल के क़याम के हवाले से मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि IMF का जो एग्रीमेंट हुआ है $3 अरब के हवाले से, क्या ये राय और ये तासुर बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इससे सिर्फ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेबल होंगे, अवाम तक कुछ नहीं आएगा? क्योंकि कलील मुद्दत के अंदर सख्त किस्म के एक्शन गवर्नमेंट जब तक नहीं लेगी, तवील मुद्दत के अंदर उनका पाकिस्तान को या फिर अवाम को फ़ायदा नहीं होगा। मज़ीद और कौन कौन सी सख्तियाँ आप समझते हैं कि वो लाजमी मलजूम होंगी और वो पाकिस्तानी अवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी? So Sarwat, this is the best question that you've asked. Why do I say this? इसलिए कि देखिए, एक तो रियलाइज़ करें कि एक्सपेक्टेशन जो है वो ठीक रखें IMF प्रोग्राम से। एक्सपेक्टेशन ये रखें कि आपके जो मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और आपका जो माली खसारा है, जो एक्सटर्नल खसारा है, इन 3 चीज़ों में तक़वियत मिल जाएगी शॉर्ट टर्म में। सो मैं रिपीट करता हूँ कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो इकॉनमी को, ICU की इकॉनमी को इंजेक्शन लगाकर वो दे देगी डॉक्टर जो कि ICU का डॉक्टर है। उससे क्या मतलब है? आपके ज़र मुबादला के ज़खायर मेरे ख्याल है कि आने वाले महीनों में $4 से $5 अरब बढ़ेंगे, इससे तक़वियत मिलना शुरू होगी। आप थोड़ी सी इंपोर्ट्स खोलेंगे, थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, सो ये आपको एक स्टेबिलिटी सी दिखाई देगी। नंबर 2, एनर्जी सेक्टर के खसारे कम होंगे, बिजली बनना शुरू होगी, थोड़ी लोगों को मिलना शुरू होगी। आजकल एक बहुत बड़ी शॉर्टफॉल चल रही है मुल्क में, थोड़ा सा इसको ओवरकम करेंगे। पर साथ साथ बिजली के निर्ख जो हैं वो 4 से 6 रुपए तब्दील होने जा रहे हैं अगले चंद दिनों में, और नेपरा इसकी डिटर्मिनेशन करने जा रहा है। मेरा ख्याल है फ़ंड आपसे मांगेगा कि आप इसको तब्दील कर दीजिए, तो आपको ये दिखाई देगा।
फिर आपको कुछ जो आपका टैक्स का एक नया बर्डन आ रहा है, एक बहुत बड़ा बर्डन टैक्स का जो है आपने 2023 में किया है। कोई समझता नहीं है कि कितना बड़ा बर्डन है। लोग कहते हैं ये 200 अरब 1118 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो FY24 में हम लेने जा रहे हैं पाकिस्तान से, 1118 अरब रुपए के। बहुत सतही गुफ्तगू होती है। सो ये एक नई टैक्सेशन है जो पाकिस्तान में आपको 2024 में दिखाई देगी, जो आपकी इकॉनमी को प्रेशराइज्ड रखेगी, एक ऑलरेडी स्लो इकॉनमी को। अच्छा, अब ये है तनाजुल जिसमें IMF प्रोग्राम आपका एक खसारा जो मालियाती है उसको थोड़ा कम करेगा थ्रू टैक्सेशन मेजर्स। एक्सपेंडिचर में बहुत ही कम इंटरफियरेंस की है IMF ने, 85 अरब रुपए कम किया है। मैं इसको बिल्कुल कुछ नहीं समझता। यहाँ आपको अगले 8-9 माह जो है विद न्यू कंडीशनैलिटीज़ 3-4 माह बाद उनसे हम तय करेंगे। आपको IMF जो है थोड़े से रिजर्व्स बिल्ड करके, थोड़े टैक्सेस लगा के, बिजली के निर्ख तब्दील करके और आपकी इकॉनमी को स्लो करके 22% पे रेट ले गए हैं आप। कौन सा? जो आपका पॉलिसी रेट है, बोरोइंग 24% पे हो रही है। मैं नई गाड़ी नहीं खरीदूंगा, बोस्तान साहब नई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। अगर आप इस तरह के हालात रखेंगे तो एक स्लोड सी इकॉनमी चलेगी। ये है आपका IMF से जो भी इन दी एंड आना है वो तकरीबन पर आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क ड्रॉप करेगा, आपकी मार्केट्स थोड़ी PSX भी पिकअप करेगी, आपकी थोड़ी सी जो FX मार्केट है वो सिर्फ स्टेबल होगी, थोड़ी आई थिंक स्ट्रॉन्ग भी होगी, बट आपकी आगे पेमेंट्स बहुत बड़ी खड़ी हैं। अब आप तय कीजिए कि आगे काम करना है कि नहीं करना। ये काम हम कर लेते हैं, हर दफ़ा कर लेते हैं, 21 दफ़ा करते हैं, 22वीं दफ़ा कंप्लीट करते हैं। अब आप तय करें कि अब आगे कैसे चलना है, उसका तायुन तो आपने करना है। पहले तो ये सब कुछ करने के लिए टीम बनाइए। मैं फिर आज रिपीट करता हूँ, हो सकता है 6 महीने बाद वी टॉक एंड आई से कि ये सारे काम थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क पाकिस्तान का मिसिंग रहा है IMF में और हम नहीं कर पाए। अब ये कीजिए ताकि 9 महीने इलेक्शन साइकिल गुजर सके, नई हुकूमत आ सके। फिर क्या करना है आप बड़ा क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लें कि आगे क्या करना है। मैं तो पिछले 12-14 महीने से कंसिस्टेंटली फ़ंड का कह रहा हूँ, हमें ये 5-6 महीने भी ज़ाया नहीं करने चाहिए थे। ऑनेस्टली मैं तो पाकिस्तान को 3 नवंबर में ही फ़ंड में ले जाता, कोई भी कंडीशनैलिटीज़ होती। आज मेरे रिजर्व्स 8-10 अरब डॉलर पे खड़े होते, मेरा रुपया जो है मुस्तहकम होता, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो गई होती। अब आ जाइए कि मैंने सारा डेट उठा लिया है जो जिससे मेरे रिजर्व्स बिल्ड हुए हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सरवत। इसलिए अच्छा किया है आर्मी ने, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है। इसका क्या मतलब है? देखें, मैंने 2016 में एक किताब लिखी, BOI की वेबसाइट पे वो किताब मौजूद है। उसमें मैंने ये लिखा कि पाकिस्तान में जब तक आसानी नहीं पैदा करेंगे तो ये काम चलेगा नहीं, पाकिस्तान का बिजनेस आएगा नहीं बाहर से। तो उन्होंने ये कहा है कि एक क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, उनको सरकमवेंट किया है, बहुत अच्छा स्टेप है। ये मैं अच्छा इसलिए नहीं कहता कि मैं कहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है कि हम अपने काम BOI में नहीं कर सकते या हम अपनी इन्वेस्टमेंट खुद नहीं ला सकते। तो हमें इस वक्त यूज़ करना पड़ रहा है एक चैनल को जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी बट कोऑर्डिनेशन आ रही है थ्रू द आर्म्ड फोर्सेस, ताकि आप 2 काम कर सकें। 2 काम होने हैं उसमें अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है। नंबर 1 ये है कि मिडल ईस्ट में बहुत पैसे हैं, वो पाकिस्तान डालना चाहते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, आप हैरान हो जाएंगी। हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए, मैं टेबल पे मौजूद था, 2019 की बात है। उन्होंने कहा मैं रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ। मैं आज 1 जुलाई 2023 को आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं लगी। ये हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट हैं। CPEC 2 लो हैंगिंग फ्रूट है। तो अगर डेट इतना 4-5 अरब डॉलर उठाना है स्टेबलाइज कराने के लिए, तो कोई एयरपोर्ट्स, कोई LNG पावर प्लांट्स, कोई रिफाइनरी, कोई CPEC 2 मिल जाए इकॉनमी को। ये हैं अगले 7-8 माह जो आपने करने हैं। फिर पाकिस्तान का रियल प्लान जो है हमने रखना है, वो फिर नेक्स्ट टाइम आप मुझसे अगर पूछ लेंगी तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आबिद सरेरी साहब, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होता है कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट अपनी सतह पे कोई भी काम कर रही, कोई एग्रीमेंट कर रही है या कोई इनिशिएटिव उठा रही है, उसमें सबसे पहला जो राइट होता है वो पब्लिक का होता है। देखना पड़ता है कि उनके इंटरेस्ट के लिए क्या है क्या नहीं है। अब IMF के इस मुआहदे के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ महंगाई का एक नया तूफान तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सब्सिडीज उठाई जा रही हैं और अभी मजीद और कौन कौन से सख्त इकदाम करने होंगे ये भी हमारे सामने आता चला जाएगा। मुझे ये बताइए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आता है, मगर वो
पाकिस्तानियों के लिए ज़रा मुश्किल होता है, उसमें ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है। जिस मुल्क के अंदर ऑलरेडी 22% के ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो, उसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैशत तो हमारी इस तरह तबाह हो जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, इनकम टैक्स जिस तरह से बढ़ रहा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और शरह सूद जिस तरह से बढ़ रही है, हमारा सरमायाकार भी उससे मुतासिर हो रहा है, हमारा कारोबारी तबका उससे मुतासिर हो रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट उनको रिलीफ किस तरह से देगी? देना तो पड़ेगा। जी देखिए सरवत, पहली चीज तो ये है कि सब्सिडीज IMF खत्म करने का नहीं कहता, वो अनटारगेटेड सब्सिडीज खत्म करने का कहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त बड़ी गाड़ी हो या मोटर बाइक हो, सबको पेट्रोल एक ही रेट पे मिलता है, या आपके पास बड़ी गाड़ी है लैंड क्रूजर और एक वैन है जो कि शहर में चलती है, दोनों को डीजल एक ही रेट पे मिलता है। तो IMF ये कहता है कि आप टारगेटेड सब्सिडीज बेशक दें, लेकिन आप टारगेट करें, आइडेंटिफाई करें कि ये सब्सिडीज जो हैं ये अवाम के लिए हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि अदरवाइज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और वो लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं उनसे आप पूरी प्राइस जो है वो दीजिए। इसी तरह से IMF ने पिछले बजट पे बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान ने एक मौका ज़ाया कर दिया अपने टैक्सेशन सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाने का, यानी कि वो लोग जो कि टैक्स देना चाहिए जिनको, वो टैक्स नेट में नहीं, उनको पिछले बजट में टैक्स में नहीं लाया गया था। और IMF का इशारा जो है वो यकीनी तौर पे जो इनकम ऑन एग्रीकल्चर है, जो बड़े जिम्मेदार हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ छोटे जो 12.5 एकड़ वाला किसान है, तो बड़े जिम्मेदार थे, जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो आपका डेवलपर्स हैं, तो IMF का इशारा उनकी तरफ था कि उनको टैक्स नेट में नहीं लाया गया। अब जब बात महंगाई की, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है जो दो वजूहात की बिना पे बढ़ाया जाता है। एक होता है इकॉनमी को स्लो करने के लिए, ताकि रुपए का जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी कदर जो है वो नीचे ना गिरे, डिमांड कम हो, जो कि हमारे यहाँ वैलिड होता है। और दूसरा होता है महंगाई कंट्रोल करने के लिए। ये उन इकोनॉमीज़ में है जैसे वेस्टर्न इकोनॉमीज़, यहाँ पे कि आपका घर, आपकी गाड़ी, टीवी, हर चीज़ जो है वो हायर परचेज एग्रीमेंट पे, मॉर्गेज पे, लीज पे होती है, क्रेडिट कार्ड्स पे इकोनॉमी चल रही होती है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो स्पेंड करना बंद कर देते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से या इंसिडेंटली ऐसा नहीं होता। तो पाकिस्तान में यही वजह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता आपका महंगाई में। हमारे यहाँ जो महंगाई है वो जिसको कि इकोनॉमी की ज़ुबान में कहा जाता है एनर्जी की महंगाई या खाने पीने वाली चीज़ों की महंगाई। तो हमारे यहाँ जो महंगाई होती है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से, डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से, बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से, या फिर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से होती है, जो कि स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से कोई ख़ास उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रुपये की कदर को बहरहाल वो मुस्तहकम करती है, उसकी डिमांड जो है उसको रिड्यूस करके। अब जो आपने कहा महंगाई कम कैसे होगी, तो उसके लिए जो एनर्जी की महंगाई है वहाँ पे तो टारगेटेड सब्सिडी है, और मैंने पिछली हुकूमत में भी एक फार्मूला बना के दिया था कि किस तरीके से हम बड़ी गाड़ियों और जो आपके मोटरसाइकिल है या 3 व्हीलर्स हैं उनमें कैसे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं नादरा और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के डाटा की मदद से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की मदद से, ताकि उन लोगों को डायरेक्ट पेमेंट दी जा सके जो कि मोटर बाइक वाले हैं या रिक्शा वाले हैं या चिंची वाले हैं, और बड़ी गाड़ी वालियों से आप भले ज़्यादा रेट जो है वो चार्ज करें। इसी तरह से खाने पीने वाली चीज़ें जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। हर वो तहसील या ज़िला यहाँ पे के AC या डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो फाल होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि चीज़ों की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फाल नहीं होगी, वहाँ पे आपके होलसेल और परचून का रेट जो है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और इवन इस्लामाबाद को आप देख लीजिए, जो फेडरल कैपिटल है, जो पीर वदाई मंडी का रेट है, और ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी कर रहा होता है। कुछ सेक्टर है यहाँ पे के फ़र्क कम है, कुछ सेक्टर है यहाँ पे फ़र्क बहुत ज़्यादा है, और ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। आपकी वो रेट लिस्ट जो है वो तो इशू होती है, लेकिन कोई भी दुकानदार जो है वो रेट लिस्टों को आवेज़ा नहीं करता या उसके मुताबिक चार्ज नहीं करता, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको इन्फोर्स नहीं करवाती। तो अगर इन्फोर्स करवाया जा सके, या जैसे पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो फ़ौरन हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन जब कम होती है तो हुकूमत जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को वो नहीं करा पाती कि उनकी कीमत जो है वो किरायों की कम हो सके या फ्रेट चार्जेस कम हो सके। तो ये डोमेस्टिक महंगाई जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको हैंडल करना पड़ेगा।
सही है, लेकिन आबिद सलेरी साहब भी आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर उनकी तरफ से ये एतराज़ आता है कि आपकी बात बिल्कुल बजाय, और ये एतराज़ पाकिस्तान के अंदर आवाम उठाती है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं, किराए ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मगर जैसे ही वो नीचे आता है तो उस तरह से उसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिलता। तो पेट्रोलियम की जो परचेज़ है उनके लोग ये दावा करते हैं कि जब हमें महंगे दामों मिलता है तो जाहिर सी बात है जो हमने परचेज़ किया होता है उसको हम सस्ते दामों नहीं निकाल सकते। मलिक बोस्तान साहब, मुझे ये बताइए कि IMF की एक बड़ी डिमांड ये थी और हम सुनते आ रहे हैं और ऐसा इनफैक्ट है कि डॉलर को आप मार्केट के हिसाब से छोड़ देंगे, वो मार्केट के हिसाब से फ्लो करेगा, और अभी भी IMF की तरफ से कहा जा रहा है। मगर अगर IMF की इस बात के पीछे हुकूमत की थोड़ी सी हिकमत अमली तब हमें नजर आया कि अगर मार्केट के ऊपर चेक रखा जाए। सुनने में अब बात बहुत अच्छी लगती है कि जी डॉलर 250 का हो जाएगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स हमें नजर आती है। तो मार्केट के ऊपर चेक रखने का फॉर्मूला क्या है? हुकूमत इसके ऊपर काम नहीं करती, आखिर क्यों ऐसा है? देखो, हुकूमत जो है काम करती है तो हमारे लोग किसी हाल में कुछ नहीं। जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो कहते हैं बड़ा क्यों है, जब कम होता है थोड़ा कैप लगाया हुआ है। ये सबसे डिमांड और सप्लाई का मतलब ही होता है, मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। तो हमारे लोग जब ऊपर जाती है तनकीद करना शुरू कर देते हैं और जब नीचे जाती है तो खामोश हो जाते हैं। तभी IMF की डिमांड ये नहीं है कि आप वो कहते हैं आप कंट्रोल नहीं करें मार्केट को, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। तभी हुकूमत ने यही किया है। और हुकूमत की जो डिमांड पड़ी थी डॉलर की, उसकी हमारी अपनी बेवकूफियाँ थी। हुकूमत की पॉलिसी थी कि जो 7,000 कंटेनर आपको पता है एयरपोर्ट पे अपने सी पोर्ट पे खड़े थे और उनको डॉलर नहीं दिए गए जब इंटर बैंक से, तो उन्हें कहा गया जी आप जो है अपने सेल्फ अरेंजमेंट करें। अब सेल्फ अरेंजमेंट खेत तो है नहीं, उन्होंने हवाला मार्केट से खरीदना शुरू कर दिया हाई रेट पे। और वो जो रेट जो था इंटर बैंक का और हवाला मार्केट का 35 रुपये का बड़ा उसका नुकसान यह हुआ कि हमारी $1 अरब होके यहाँ से इंटर बैंक से शिफ्ट हो गया हवाला मार्केट पर चले गए, 3 अरब से 2 अरब डॉलर पे आ गए। हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, इम्पोर्ट हमारी कम हो गई, इम्पोर्टरों की LC गैर लानियाँ बंद। और अब हुकूमत ने ये सारी चीजें आई कहने पे हटा दी। तो उसका फायदा ये होगा कि आप लोगों को जो ब्लैक मार्केट का रेट है वो कम हो गया। इस तरह हवाला मार्केट को आप खरीदने वाले 6,000 कंटेनर को फैसला कर लिया इंटर बैंक से देंगे। तो अब वो पहली दफा हुआ है ये पिछले 2 साल में कि हवाला का रेट कम है और इंटर बैंक का ज्यादा है। तो अब पिछले आप 1 हफ्ते से 20% बढ़ी और आज 2 दिन में तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त वर्कर बजट का। इस तरह सेलर का बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोगों को जो अपने सेल करेंगे। और आप देखेंगे हम नहीं कह रहे, IMF ये ब्लूमबर्ग का दावा है, उनका ये 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में पे बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू उन्होंने 245 रुपये रखे। आप रीजन में देखें इंडिया का जो है वो 82 है, बांग्लादेश 95 है, और अफगानिस्तान जो इस्लामिक सेक्शन है वहाँ 86 है। तो हमने अपने रुपये को खुद कमजोर करें। जब हम अपने रुपये की खुद नहीं कदर करेंगे तो कौन कदर करेगा? अपने रुपये को मजबूत करना है तो पाकिस्तान को मजबूत करना है, मैशत को मजबूत करना है, वरना आपके पास क्यों कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? बाहर के FDI भी देखो ना, $6 अरब से चिपक के आपकी मुश्किल से $100 मिलियन पे आ गई है हमारे हर मंथ। ये भी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि आप डॉलर को रुपये को मजबूत नहीं करते। कुछ जो कहते हैं हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं रुपये का रेट कुछ और होता है, जब हम पैसा लेके जाते हैं रुपया बहुत ज्यादा वैल्यू हो चुका होता है, हमें इसका नुकसान होता है। हमारे अपने लोग जहाँ से पैसा बाहर लेके आपको याद होगा पिछले कुछ 6 महीने पहले चीफ आर्मी स्टाफ से मिले थे 11 बिलियनियर जो कि जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि हम बाहर से पैसा लेके आना चाहते हैं, तो लेकिन वो उनकी यही शर्त है कि वो जिसका अम्ब्रेला दे और गारंटी दे ऑपरेशन शुरू करे। तो ये 6 महीने से तैयारी हो रही थी। ये स्पेशल इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है उसका मकसद यही है कि ये लोगों को फैसिलिटेट करके तो ये इसको इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया जाए और पाकिस्तान की GDP बढ़ाई जाए। चलिए, आप जिस काउंसिल की बात करें, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। बिल्कुल मलिक बोस, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी, जिस काउंसिल के हवाले से मेरे मौजूद मेहमान इशारा कर रहे हैं, ब्रेक से वापस आके उसके ऊपर तो बात करूंगी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमारी मैशत बहाली का जो प्लान लेकर आए हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जीक्यूशन उसकी वाकई इतनी आसान होगी और उसके इतना वाकई फ़वाइद समेटे जा सकेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता, गवर्नमेंट इसमें कब संजीदा नजर आएगी? एक ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद है। आबिद सलेरी साहब, आपकी तरफ मैं इस पहले सवाल के साथ आऊंगी। जिस काउंसिल के हवाले से बार बार बात हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो हमारी मैशत बहाली का प्लान दिया है, आपको लगता है कि उसकी एग्जीक्यूशन भी इतनी आसान है और वाकई उसके फवायद समेटे जा सकते हैं? देखिए सरवत, अगर आप थोड़ा सा इसको 18-19 में जाके देखें तो तकरीबन हर दोस्त मुल्क के जो सरबराह थे वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए। सऊदी वली अहद आए, महाती मोहम्मद आए, चाइनीज
आला क़यादत, टर्किश, यूएई और सभी ने आके यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एमओयूज जो थे वो साइन किए। रिफाइनरी की बात हुई, गाड़ियाँ यहाँ पे बनाने की बात हुई, टूरिज़्म में, एग्रीकल्चर में, बाकी सेक्टर्स जो थे, कल्चरल कोलैबोरेशन। लेकिन आपने देखा कि उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया और उसकी वजह ये थी कि बहुत से एमओयूज थे वो साइन तो हो गए लेकिन उसका फॉलोअप नहीं था। कहीं पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आ गई, कहीं पे प्रोसीजरल बॉटलनेक्स आ गई, कहीं पे वो एमओयूज जो थे वो सूबाई डोमेन का हिस्सा थे, वफाकी हुकूमत ने उनको साइन किया और सूबों को एतमाद में लिए बगैर लिहाजा उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। और यही वो वजह थी जिसके बाद हमने देखा कि एक एक करके जो बहुत से हमारे जो इन्वेस्टर्स थे और ये दोस्त ममालिक के साथ जो आए थे वो पाकिस्तान से पीछे हटने लगे। फिर पॉलिसी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का एक इशू रहा। कुछ दोस्त ममालिक जो थे वो हमारी खारजा पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ की वजह से हमसे नाराज़ हो गए। यमन के इशू पे, सीरिया के इशू पे, अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट के इशू पे, तो कतर और यूएई जो थे वो इस पे नाराज़ हो गए। चाइना जो था दासू डैम पे इंजीनियर्स के हमले के बाद वो थोड़ा सा पीछे हट गया। जो गाड़ियाँ यहाँ पे बनाने का मसला था, ऑटोमोबाइल, वो न्यू एंट्रेंट के लिए हमारे पास रेगुलेशंस और रूल्स नहीं थे, उससे नहीं आ सके। जो सऊदी रिफाइनरी लगनी थी उसके लिए सूबाई हुकूमत से ज़मीन ही जो है वो उसकी रिक्विजिशन ही नहीं हो पाई थी। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिनको ख़त्म करने के लिए ये कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया और इस पे पिछले 1.5 साल से SGPI और मैं इस पे लिख रहे थे, काम कर रहे थे कि एक नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की तरह इकोनॉमिक सिक्योरिटी कौंसिल जो है वो बनाई जाए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हो ताकि वो डिसीजंस मिल के लें और फिर उनको ऑन करें और उनको इम्प्लीमेंट करवाएं। एंड वी आर हैप्पी टू सी कि ये एक डेवलपमेंट हुई है। इसमें तकरीबन मैं वही मॉडल देख रहा हूँ जो कि NCOC का या FATF का मॉडल था और ये दोनों मॉडल हमने देखा कि बहुत सक्सेसफुल रहे। जहाँ पूरी दुनिया में जो कोविड है उसने तबाही मचाई, पाकिस्तान खुदा का शुक्र है कि कंपैरेटिवली महफूज रहा और FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना कोई आसान काम नहीं था कोऑर्डिनेशन के बगैर। तो ये जो कौंसिल बनेगी, हम ये तो नहीं कह सकते कि रातों रात इससे सारी इन्वेस्टमेंट जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की आना शुरू हो जाएगी, लेकिन कम से कम जो एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म बन गया और जो कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगी वो यकीनन यहाँ पे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगी, अश्योरेंस बढ़ाएगी और इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट होंगे कि अब स्पेशली IMF डील के बाद और IMF की सर्टिफिकेशन के बाद ये दोनों का जो इम्पैक्ट होगा ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव होगा आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए। मलिक बोस्तान साहब, हमेशा सरमायाकार को, आप तो मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरमायाकार को मुतवज्जो करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर होना चाहिए जो उसके लिए फायदेमंद साबित हो। गल्फ ममालिक की हम बात तो करें कि वो पाकिस्तान में आए सरमायाकारी करें, मगर उनको मुतवज्जो करने के लिए पाकिस्तान के पास है क्या देंगे हम उन्हें? पाकिस्तान के पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन हम खुद नालायक हैं और अल्लाह ताला ने हमें वसाइल से नवाजा है। वो डॉलर का मैंने बताने नहीं थे, वसाइल ही देने थे, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। ज़मीन हमारी इतनी ज़रखेज़ है, चारों मौसम में दरिया है, कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ गुड गवर्नेंस की। और हम दो काम अगर कर लें पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा, एक तो मांगना छोड़ दें और दूसरा काम करना शुरू कर दें। ना दोनों काम हम, जब दोनों काम नहीं छोड़ेंगे तो काम बनेगा नहीं। काम बनाने के लिए आपने दोस्त देखो, मिडिल ईस्ट जो है इसमें जो हमारे, मैं पहले भी इशारा किया था, हमारे बहुत से लोग डिफॉल्ट हो गए। ये डिफॉल्ट का जो डंडोरा था और सियासी इस्तेमाल का ये अपना पैसा बाहर ले गए, वहाँ जाकर उन्होंने लोकल लोगों के साथ कंपनियां बनाई और बहुत ज्यादा उन्होंने चीजें देखी। अब उनको ये उनका एक वतन की मोहब्बत नेचुरल जज्बा होता है, हर आदमी में होता है, तो वो इस मोहब्बत से सरशार हो गए और लोगों को राजी किया और पाकिस्तान में उन्होंने फौज से बात की और फौज तैयार है। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत जाते जाते कुछ काम करके दिखाएगी और जैसे उनके कहने हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया, अब अपने वोटर को राजी करने के लिए ये 3 काम करके जाएंगे। एक तो यही इकोनॉमिक कॉन्सल्टेशन वाला, इसकी पॉलिसी जरूर बनेगी इंशाल्लाह, जिसमें डॉक्टर साहब ने बताया है बहुत सी पॉलिसी है मुझे चैन है, लेकिन हमारी पॉलिसी ना होने की वजह से उन पर अमल दरामद न हुआ। और उनकी यही शराइत थी, जो सबसे बड़ी शर्त थी कि आर्मी इसको गारंटी दे, और आर्मी ने गारंटी दे दी है। और दूसरा जो है ये मैं ऑयल की जो बात करेगी, जो ऑयल प्रोड्यूस कंपनी है वो उनको हुकूमत जो है ये बहुत जल्द एक पॉलिसी लेके आ रही है को यहाँ पे अपने स्टोरेज करें और यहाँ बगैर LC के जो है यहाँ अपना बेचें। और पाकिस्तान बटर है, इस वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी $3 अरब का है, वो कम हो जाएगा। इस तरह गैस का मैंने जैसे बताया,
तो और सी बहुत सी ऑयल रिफाइनरी के मैंने बताया, अरामको ने $20 अरब की रिक्वेस्ट की हुई, अगर वो इसको साइन करती है, चाइना ने $20 अरब रिफाइनरी का लगाया, यूएई ने कहा है। तो ये इतने चीजें पाइपलाइन में जो कि सेटल नहीं हो रही। अब ये हुकूमत चाहती है कि मैं सेटल करके दूँ, कुछ नाम कमाऊँ और अपना चेहरा दिखाने के काबिल हो जाऊँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बात हो रही थी कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर जो है वो फराहम करेंगे। फिर ये बात हो रही थी कि चाइना जो है वो कर्जे रोल ओवर करता जा रहा है, डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है। फिर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली और तबाही के नतीजे में जो आलमी बरादरी ने वादा किया था 9 अरब डॉलर का, वो भी पाकिस्तान में आ जाएंगे। इस तरह से अगर सोचें तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मगर आने में और सोचने में फ़र्क है। अब ये कहा जा रहा है कि गल्फ ममालिक पाकिस्तान में आएंगे और उनकी ज़राई ज़मीनें और हमारे वसाइल से इस्तेफादा करेंगे। 40 लाख के करीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो काम दूसरे मुल्क करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से टेक्नोलॉजी को फरोग देना या यहाँ के वसाइल को इस्तेमाल करना, अगर बेहतर तरीके से हमारी गवर्नमेंट ये काम कर लेती है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी का तूफान है वो थम सकता है, यहाँ के लोगों को बेहतर रोजगार मिल सकता है? तो सरवर देखें, एक तो बात तय कर लें, ये अच्छी बात है कि हम दूसरों से इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। वो जो शोबे हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो भी ठीक हैं, मसलन डिफेंस प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, आईटी है और एनर्जी है। ये शोबे हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब मैं माइंस एंड मिनरल्स हम खुद तो नहीं कर सकते, मैं ये बात मानता हूँ। आपको बाहर की कोई कंपनीज चाहिए जो आके डिग कर सकें, जिनके पास ये कैपेसिटी हो, जिनके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो ये काम कर सकें। रेकोडेक एक बहुत बड़ी आपके पास चीज़ पड़ी हुई है जो कि अगले 50 साल में कहते हैं कि $100 बिलियन का पोटेंशियल रखती है एक्सपोर्ट का। ये बात दुरुस्त है। इसी तरह आपके पास वास्ट एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, मैकेनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट इन एआई, ड्रिप इरिगेशन, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यील्ड्स बेहतर करना, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का इन दो चीज़ों में ही। अगर मैं बाकियों को छोड़ भी दूं थोड़ी देर के लिए, मैं आईटी के पोटेंशियल से इतना कन्विंस नहीं हूं पाकिस्तान के, क्योंकि हम इंडिया को कॉपी करना चाह रहे हैं। इंडिया ने आईटी के जो इंस्टीट्यूट थे वो 60-70 की दहाई में बनाए थे। बट सरवत बात यह है कि इन द शॉर्ट रन एक डेट की बात की, अगर ये इन्वेस्टमेंट काउंसिल सीपेक 2 हमारे जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट ला सके, ये जिस तरह के कोई प्रोजेक्ट स्टक हैं इनको ही चला सके, तो पाकिस्तान का एक अच्छा पोटेंशियल है। एक तीसरी चीज़ भी ये काउंसिल कर सकती है, 2 LNG पावर प्लांट्स हैं, कतर बहुत अरसे से हमसे लेना चाहता है, हमें ये दे देने चाहिए इनको। बहुत अरसा हो गया, हमने भी नहीं दिए, हमें ये प्लांट्स इनको दे देने चाहिए थे। इसी तरह हमारे एयरपोर्ट्स लेने को लोग तैयार हैं। हमारे ये जो बहुत से हमारे पास जनरेशन पावर प्लांट्स हैं, इनकी डिस्कोस की बात, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये हैं वो ब्राउन फील्ड एसेट्स जिनको हम बाहर बेचकर एक अपना इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी। अब आप सरवत हैरान होंगी, पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो 13% के करीब है। ये 18% हुआ करता था। जिन मुल्कों ने सरवत तरक्की की है वो 30 से 35% पे हैं। सो एक तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने डेट भी लेना है, पर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी ढूंढनी है। पर सरवत मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करते। याद रखिए कि ये लोगों से सड़कें मांग ली, लोगों से बसें मांग ली, लोगों से पोर्ट मांग लिए, लोगों से एयरपोर्ट बनवा लिए। ये कभी भी मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान अपनी पैदावारी सलाहियत खुद बेहतर कीजिए। पहले तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट कीजिए कि वो ये काम कर सके। हमने आज तक ये काम कभी नहीं किया कि अपने एंटरप्रेन्योर को कहें कि वो जाए और दुनिया का ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने, यानी कि दुनिया के साथ कनेक्ट करे। गाड़ियाँ बाहर से पार्ट्स ले आते हैं, जोड़ के पाकिस्तान में बेच देते हैं। ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। पाकिस्तान को चलाने के लिए जो आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था ना, आखिरी बात यह है, जब तक पाकिस्तान अपना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का प्लान सामने नहीं रखेगा, एंड ट्रस्ट मी, पाकिस्तान के पास स्ट्रक्चरल एजेंडा नहीं है। IMF इज नॉट अ स्ट्रक्चरल डॉक्टर। वो प्लान जब तक सामने नहीं रखेंगे, बाकी ये बातें सिर्फ हमें IMF के पास दोबारा ले जाएंगी। जितने मर्जी पैसे ले, मैं इसी बात के साथ डॉक्टर खाकान साहब एक ब्रेक की तरफ चलें। जब ब्रेक से हम आएंगे, बिल्कुल ये एक छोटी सी ब्रेक में ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से आपने भी बात की है, IMF इस बात के ऊपर जोर देता है, उसका कोई भी मुल्क हो जिसे कर्जा दरकार हो, पैसा दरकार हो, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो दें, और IMF इस चीज़ को प्रमोट करता है। उसके बावजूद ये चीज़ हमारी तरजीहात के अंदर क्यों शामिल नहीं है? वापस आके मैं इस पर बात करूंगी, मेरे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे। डॉक्टर आबिद सलेरी साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा मशहूर जुमला है, कहा जाता है कि जब तक तकलीफ नहीं उठाई जाती तब तक अवाम को तब्दील नहीं किया जा सकता। हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, बड़ा भाईचारे का हमारा रिश्ता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर सऊदी अरब का शुमार उन कंट्रीज में होता है जो चोटी के मुमालिक समझे जाते हैं, जिन्होंने वाकई इसके ऊपर काम किया है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के एजेंडा से कुछ सीखना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, वहां के और यहाँ के हालात में बहुत ज्यादा फर्क है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पहले हमें अपना बिहेवियरल रिफॉर्म जो है वो करना है। IMF हो या ना हो, कुछ चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में बेहतर करनी है हमें। हमारे जो 212 के करीब अदारे नुकसान में हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनको हमें बेहतर बनाना है। हमें वो सारे सेक्टर जो कि जिनको टैक्स देना चाहिए, टैक्स नेट में नहीं है, उनको लेके आना है। हमें एनर्जी सर्कुलर डेट जो है उसकी रीजंस को समझते हुए उन रीजंस को एड्रेस करना है, ताकि एनर्जी सर्कुलर डेट वाकई सही मानों में ख़त्म हो सके। हमें वो तमाम जो अनटारगेटेड और अनप्रोडक्टिव सब्सिडी है उसको ख़त्म करना है, जिसकी वजह से हुकूमत के वसाइल तो जो है वो खर्च हो रहे होते हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा होता। और सबसे बढ़ के हमें IMF को एक वो डेविल के तौर पे पेश करना बंद करना चाहिए। ये दुरुस्त है कि सियासी हुकूमतें बहुत से काम जो है वो IMF के प्रेशर में कर सकती हैं, चूँकि उसका इल्ज़ाम जो है वो IMF पे चला जाता है। लेकिन ये समझना कि IMF जो है वो कोई नौआबादी ताकत है जदीद दौर की, जो कि किसी मुल्क पे कब्जा करना चाह रही है, ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए कि ये हम ही थे ना जो कि IMF के पीछे पड़े थे कि हमें अगला लोन जो है वो दे दे। IMF तो पाकिस्तान के पीछे नहीं आ रहा कि जी आए ये कर्जा हमसे ले लें और ये शराइत होंगी, शराइत पे कर्जा ले। वो जो हमने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी है वो भी पाकिस्तान ने खुद ही तैयार करके IMF को दिया। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमें इसको ऑन करना चाहिए, इस एजेंडा को, और इस पे अमल दरामद करना चाहिए। बदकिस्मती से जो अगला प्रोग्राम जो कि शुरू हो रहा होगा कल से, इसको ये भी उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसको 3 हुकूमतें देख रही होंगी पोटेंशियली। मौजूदा हुकूमत, फिर केयर टेकर सेटअप, फिर इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत। तो इन 3 हुकूमतों में इसके बहुत से ऐसे पहलू होंगे जो कि शायद इम्प्लीमेंट ना हो, वो कि इस वक्त ये हमें ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि मार्च के बाद दोबारा से एक अगले प्रोग्राम में जा रहे होंगे। लेकिन अगर हम ये प्रोग्राम मुकम्मल कर लें तो इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम पाकिस्तान की बहुत सी इकोनॉमिक किल्लतों से जान छुड़ा सकते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, आपने पहले एक बड़ी खूबसूरत बात की। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस और काम करने की आदत डाल दी जाए तो हमारे लिए शायद किसी भी चीज़ को तस्खीर करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि दोनों चीज़ें बड़ी आम और किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुल्क के लिए बेहतरीन काम करते हैं, अगर गुड गवर्नेंस भी हो और काम की आदत भी हो। मगर पाकिस्तानी माशरे के अंदर बेसिकली आपको रुकावट क्या नजर आती है इन दोनों को लेकर? देखो, काम क्योर है, और जब तक कौम इस चीज को समझेगी नहीं तो तरक्की नहीं करेगी। हर आदमी ने अपने बयानदारी के साथ अपना जो भी उसकी ड्यूटी है मुकम्मल करे। ड्यूटी को इबादत का दर्जा दिया गया, फर्ज की गई है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना है। मैं आवाम से भी दरख्वास्त करूँगा, जो लोग इस तरह समझते हैं कि सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं तो हम काम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। आप काम करें, मुल्क तरक्की करेगा। GDP देखो बहुत कम है, 25 करोड़ की आबादी में $1500 कुछ भी। अभी हुकूमत ने जो 9000 अरब का टारगेट दिया है हम टैक्स कलेक्शन, तो कुछ भी नहीं। 25 करोड़ की आबादी 100 रुपये रोज का बनता है भाई, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जो हुकूमत डिमांड करी है। करने चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस करने की नीयत कर लें, और नीयत होती है मुराद भी होती है। जब हम नीयत ही हमारी ये है कि हमने मांगने हैं और काम नहीं करने हैं और एक दूसरे के साथ धोखा फरेब करने, तो फिर किस तरह हम तस्वीर हमारी जो है, हम तो मतलब इस्लाम हमें दयानतदारी की देते हैं, और हम क्या दयानतदारी करें, पूरा मशवरा देते हैं। हर आदमी पर दयानती से लगा। हमें सबसे पहले तो अपने आप को सही करना है, पुरखलीस करना है, और मुल्क तभी तरक्की करेगा। और मुल्क जब तरक्की करेगा हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और इस वक्त जो मैं डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ये बाहर की जो दोस्त ममालिक हमारे, वो हमारे पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं। वो कहते हैं हम आपने सरमायाकारी करें ताकि आप मांगने की आदत छोड़ें और अपनी तरक्की करें, और हम आपको शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारी ज़मीन अल्लाह ने बड़ी ज़ख़ीर दी है। टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, पैसा मिडिल ईस्ट के पास है। तो ये सारी चीजें जब मिलेगी तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा? जरूर करेगा।
ठीक है। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, मैं बिल्कुल, आपकी बातें बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल वाकई बड़ी हद तक कामचोरी का आंसर हमें नुमाया होता है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूंगी पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, अगर कुछ आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ चली जाऊंगी। इसमें बिलीव करें इस बात को कि आपने खुद अपनी मईशत को ठीक करना है। उसका तरीका, सबसे जो मेजर इशू चल रहा है जिसको लोग बड़े उसमें इकोनॉमिक गवर्नेंस कहते हैं, पाकिस्तान में सलाहियत और अहमियत उन डिविजन्स में पैदा करनी पड़ेगी जिनके नाम हैं क्यू ब्लॉक फाइनेंस डिवीजन, जिनके नाम हैं FPR, जिनके नाम हैं प्राइवेटाइजेशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनर्जी। इन्होंने पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चलाना है, प्रोफेशनलाइज करें इनको। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मलिक बोस्तान साहब और डॉक्टर आबिद सलेरी मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।